आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, क्योंकि वहीं से एक आम सिटीजन सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। लेकिन आज सवाल ये नहीं है कि सिटीजन्स के राइट्स क्या है, बल्कि सवाल ये है कि क्या ईडी और सीबीआई जैसे पावरफुल सेंट्रल एजेंसीज के पास भी ऐसा कोई हक है कि वो आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 के अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने आ सके। क्या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी अपने आप को अग्रीव्ड पार्टी बताकर रिट जुरिस्डिक्शन इन्वोक कर सकती है? इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिसेस दीपांकर दत्ता एंड सतीश चंद्र शर्मा ने एक बड़ा कदम उठाया है और उनके सामने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने क्या आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं, चलिए देखते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि आर्टिकल 32 और 226 है क्या। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच करने का राइट देता है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए, और वहीं आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट ज्यादा वाइड पावर्स के साथ फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी लीगल राइट्स इन्फोर्स कर सकती है। अब इस पूरे डिबेट को समझने के लिए आर्टिकल 32 की रीसेंट कंट्रोवर्सी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने ओपनली कहा कि आर्टिकल 32 का मिसयूज हो रहा है। जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड उज्जवल भुयान की बेंच ने काफी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज की थी। जस्टिस नागरत्ना ने ओपन कोर्ट में कहा कि आर्टिकल 32 इज बीइंग मिसयूज्ड। बताया कि आर्टिकल 32 के पिटिशन का नंबर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो चुका है। कोर्ट का कंसर्न क्लियर था कि लिटिगेंट्स हाई कोर्ट के इफेक्टिव रेमेडीज को बाईपास करके सीधा सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, और वहीं जस्टिस उज्जवल भुयान ने ये क्लियर करने की कोशिश की कि आर्टिकल 32 इज फॉर सिटीजन्स। अब यहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन भी शुरू हो गए, क्योंकि इसी टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के एक आर्टिकल 32 पिटिशन एंटरटेन की थी, जिसमें वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी डायरेक्टली इन्वॉल्व थी। तो सवाल नेचुरली उठा कि अगर आर्टिकल 32 सिटीजन्स के लिए है तो ईडी जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी का सीधा सुप्रीम कोर्ट आना कैसे जस्टिफाइड है, और अगर जस्टिफाइड है तो फिर आर्टिकल 32 के मिसयूज वाली क्रिटिसिज्म का क्या मतलब रह जाता है। अब इस इशू पर सबसे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और ममता बनर्जी की तरफ से आया, जब सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सीधा सीधा रखा कि देयर आर जजमेंट्स व्हिच से दैट ईडी और अ स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक द ईडी कैन नॉट कम स्ट्रेट इनटू अ वॉक-इन सिस्टम ऑफ आर्टिकल 32। सीनियर एडवोकेट सिंघवी का आर्गुमेंट था कि आर्टिकल 32 का स्कोप अनलिमिटेड नहीं है और स्टैट्यूटरी बॉडीज को डायरेक्ट एक्सेस देना एक डेंजरस प्रेसिडेंट क्रिएट करेगा। जो मुद्दा उठा है उसके मैटर की शुरुआत होती है केरला हाई कोर्ट से और उसके एक बड़े ऑर्डर से। केरला हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिसेस सुश्रुत अरविंद और श्याम कुमार ने एक सिंगल जज के इंटरिम ऑर्डर को अपहोल्ड किया था, जिसमें ये कहा गया था कि ईडी एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है और इसलिए वो आर्टिकल 226 के अंदर रिट जुरिस्डिक्शन इन्वोक कर सकती है। अब इस ऑर्डर के बाद केरला और तमिलनाडु दोनों स्टेट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और जब मैटर जस्टिसेस दीपांकर दत्ता एंड सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के सामने आया तो स्टेट ऑफ केरला की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल खड़े थे, और वहीं तमिलनाडु की तरफ से सीनियर एडवोकेट्स पी विल्सन एंड विक्रम चौधरी। कोर्ट के सामने पहले ही मोमेंट से टेंशन क्लियर थी। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने रिमार्क किया कि जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो सिर्फ इंटरिम नेचर का है, पर इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, कहा कि केरला के कंटेक्स्ट में ये ऑर्डर फाइनल है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल का कहना था कि इस ऑर्डर के बाद जो मेन इशू सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा वो ये है कि क्या ईडी डिपार्टमेंट को आर्टिकल 226 के अंदर रिट पिटिशन फाइल करने की कॉम्पिटेंस है या नहीं। उन्होंने क्लियरली बेंच के सामने ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन रखा। बिकॉज ऑफ दिस फाइनल ऑर्डर द इशू दैट माय लॉर्ड्स हैव टू enlarge adjudicate is the competence of this department to file a writ petition in article 226, whether this would be covered by my lord's decision in chief conservator of forest article 131 and 226 interplay। इसका मतलब ये है कि ईडी का हाई कोर्ट जाना सिर्फ एक प्रोसीजरल इशू नहीं है, बल्कि आर्टिकल 131, आर्टिकल 226 और सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स के बीच जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज है उनको डायरेक्टली टच करता है। केरला का आर्गुमेंट ये रहा है कि ईडी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, कोई इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी नहीं, इसलिए वो स्टेट के खिलाफ रिट जुरिस्डिक्शन इन्वोक नहीं कर सकती। स्टेट का कहना है कि अगर ऐसा अलाउ किया गया तो सेंटर अपनी एजेंसीज के थ्रू स्टेट्स के काम में इंटरफेयर करेगा और फेडरल बैलेंस बिगड़ जाएगा। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए जनवरी 20 को सुप्रीम कोर्ट ने केरला और तमिलनाडु स्टेट्स की तरफ से फाइल की गई पिटिशंस पर नोटिस इशू कर दिया है। दोनों स्टेट्स ने ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन उठाया कि क्या ईडी के पास आर्टिकल 226 के अंदर रिट पिटिशन फाइल करने का पावर है या नहीं। कोर्ट ने नोटिस रिटर्नेबल विद इन 4 वीक्स किया है और फिलहाल कोई स्टे ग्रांट नहीं किया है। मतलब फाइट शुरू हो चुकी है, लेकिन फाइनल फैसला अभी बाकी है। और ये सिर्फ केरला या तमिलनाडु का इशू नहीं है, बल्कि पूरे देश के फेडरल स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्प्रूडेंस का सवाल बन चुका है।
अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये केस इतना सेंसिटिव क्यों है। केरला का जो मैटर है वो गोल्ड स्मगलिंग केस से लिंक्ड है। जुलाई 6, 2020 को तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 30 किलो गोल्ड सीज किया गया था, जिसकी वैल्यू लगभग रुपीस 14.82 करोड़ बताई गई। ये गोल्ड एलिजिडली डिप्लोमेटिक बैगेज के नाम पर यूएई कॉन्सुलेट को भेजा जा रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यूएपीए 1967 और पीएमएलए 2002 के ऑफेंसेस भी सामने आए। इसके बाद एनआईए और ईडी दोनों ने अपने केसेस रजिस्टर किए। इस केस के प्राइम अक्यूज्ड स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर है। एलिगेशन ये है कि ईडी ने उन्हें फोर्स किया स्टेटमेंट साइन करने के लिए, जिसमें सीपीआईएम बैक्ड चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन को इम्प्लीकेट किया गया। इस बैकग्राउंड में केरला गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमीशन अपॉइंट किया जो इन्वेस्टिगेट करे कि क्या ईडी और दूसरी सेंट्रल एजेंसीज पॉलिटिकल लीडर्स को फॉल्सली इम्प्लीकेट कर रही है या नहीं। अभी कमीशन फॉर्मर हाईकोर्ट जज जस्टिस वी.के. मोहनन के अंदर बनाई गई और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट गहरा हो गया। ईडी ने इस इंक्वायरी कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी। ईडी का कहना था कि स्टेट की इंक्वायरी कमीशन उनकी इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर कर रही है। स्टेट का रिस्पांस सिंपल था, ईडी एक डिपार्टमेंट है, कोई सिटीजन नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं, तो आर्टिकल 226 के अंदर रिट कैसे फाइल कर सकते हैं। लेकिन सिंगल जज बेंच ने ईडी के फेवर में कहा कि insofar as the Directorate of Enforcement is a statutory body, the contention that it is only a department of the central government is only to be rejected. The proposition that a statutory body is entitled to file a writ petition invoking Article 226 of the Constitution cannot be doubted. कोर्ट ने आगे कहा कि in other words, the Directorate of Enforcement is certainly entitled to institute a writ petition in its name. Deputy Director of Enforcement is a statutory authority under the PML Act, and in that capacity, he is certainly entitled to file a writ petition. अब इसी रीजनिंग को डिवीजन बेंच ने अपहोल्ड किया और बस वहीं से केरला और तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां नोटिस इशू कर दिए गए हैं। अब केरला और तमिलनाडु के पिटिशंस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस कंफ्यूजन को क्लियर करे कि क्या ईडी और सीबीआई के पास भी फंडामेंटल राइट्स जैसे कोई राइट्स है, क्या वो भी आर्टिकल 32 या 226 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्लेम कर सकती है, या फिर ये रेमेडीज सिर्फ सिटीजन और स्टेट्स के लिए ही रिजर्व्ड होने चाहिए। तो व्यूवर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।